नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आप लोग, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि समलैंगिक विवाह को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। समलैंगिक विवाह कहने का मतलब है कि आप देखिए, पुरुष पुरुष से, महिला महिला से शादी करते हैं। और ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि एक लड़की अगर लड़के से शादी करती है या लड़का एक लड़की से शादी करता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देना विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। कौन कह रहा है? केंद्र कह रहा है। और संविधान पीठ ने सरकार की आपत्ति दरकिनार कर शुरू की मामले पर सुनवाई और कहा केंद्र की मांग पर बाद में करेंगे विचार, पहले याचिकाओं को सुनेंगे। और साथ ही स्पष्ट किया है कि मामले में पर्सनल लॉ के मुद्दे पर भी नहीं करेंगे विचार। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह के कई मामले हमारे देश में भी हो चुके हैं, जहां लड़की ने लड़की से शादी की, जहां लड़के ने लड़के से शादी की। और आप देखिए उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए कि हमें हमारी शादी को मान्यता दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन आप देखते हैं कि समाज में इस तरह के संबंधों की, इस तरह के विवाह की इजाजत नहीं है। और प्राकृतिक रूप से कहते हैं कि इस तरह की इजाजत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने अधिकारों, संविधान की भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 को पढ़ते होंगे आप लोग, इसकी दुहाई देते रहते हैं। और जो प्रेम विवाह रहता है इसी के तहत आपको इजाजत देता है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। 20 याचिकाएं लंबित थे, समझ रहे हैं आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद अगर 124 को आप लोग पढ़े तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और नई दिल्ली में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, साथ में न्यायाधीश संजय किशन कौल और एसआर भट्ट और पीएस नरसिम्हा और हिम कोहली। संविधान पीठ कहने का मतलब होता है 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की कोई पीठ होती है, उसे संविधान पीठ कह देते हैं। अदालतों में चल रहे केस पर गृह मंत्रालय रख रहा है नजर। गृह मंत्रालय ने ई अभियोजन पोर्टल में जोड़ा नया फीचर और केस का स्थगन मांगने वाले सरकारी वकील की जिम्मेदारी होगी तय। तो आप देखिए ये भी। और अब पीड़ित को न्याय की आस में वर्षों का इंतजार नहीं करना होगा। और हमारी न्यायपालिका पर यही सवाल उठाए जाते हैं कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी केस जाता है तो सालों साल बीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब किसी को धमका नहीं सकता है कोई माफिया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले जो कभी उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए होते थे संकट, वे आज खुद संकट में है। लखनऊ हरदोई सीमा पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए केंद्र राज्य में अनुबंध हुआ है। दिल्ली के महापौर चुनाव में भाजपा ने फिर उतारा प्रत्याशी। ये आप लोगों को मालूम होगा, कुछ समय पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे और उसमें आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, तो महापौर का चुनाव हो रहा है। मरते दम तक राकांपा में ही रहूंगा, ये अजीत पवार कह रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और आप देखते होंगे कि जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तो आपने देखा होगा कुछ दिनों के लिए अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, अजीत पवार क्या बन गए थे? उप मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि विधायक इनके साथ नहीं थे। महाराष्ट्र को आप लोग देखना चाहें तो मुंबई इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। क्षेत्रफल में अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है, पहले पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में आप देखें 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें आप देखते हैं 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। हिंडन में प्रदूषण रोकने की 4 परियोजनाएं मंजूर हुई है। 407.39 करोड़ की लागत से शामली में शुरू होगी 4 नई परियोजनाएं। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने
स्वीकृत किए 638 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट। तो गंगा नदी की आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, हिंडन जो हर नदी है ना, हिंडन के प्रदूषण को घटाने और कुंभ की तैयारी को लेकर 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। एक समय आप देखिए जो गंगा माता हमें हमारा उद्धार करते थे, आज आप देखिएगा कि उनका भी वो अपने अपने आप देखिए प्रदूषण के कारण चिल्ला रही है। लोग नहाने से एक तरह से सोचते हैं नहाने से पहले। नाबालिग का अपहरण के बाद मतांतरण, जबरन शादी मामले में 14 वर्ष की कैद हुई है। ये आप देखें, गलत शपथ पत्र दाखिल कर बालिग होने का बनवाया फर्जी आधार कार्ड। धनबाद बंगाल व जमशेदपुर के बाद नाबालिग को ले गया था दिल्ली। तो ये आप देखेंगे उसी 2013 की ये घटना है। ठीक है, जानकारी के अनुसार घटना 18 मार्च 2013 की है। उसी में आप देखते हैं कि किसने कोर्ट ने फैसला दिया है। राजस्थान के मंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है और महेश जोशी के खिलाफ। ये आप देखिए, राजस्थान की बात करें, जयपुर इसकी राजधानी है। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की सीमा पंजाब से भी लगती है। किससे लगती है? पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी राजस्थान में। अब देखिए, चुनाव भी है याद रखिएगा। G7 ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने का लिया संकल्प। अब आप देखिए, ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ। किसकी? ग्रुप 7 की बात कर रहा हूँ। ये है क्या? इसमें आप लोगों को कितने देश देखने को मिलेंगे? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय समूह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना है ये। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 25 मार्च 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं पहला G6 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 में हुआ था। तो ये भी इस तरह के जो भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी हो आपका, यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की बात कर रहा हूँ, फिर चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो। छत्तीसगढ़ में विधायक के काफिले पर नक्सलियों ने की गोलीबारी। ये आप देखिए, एक बार छत्तीसगढ़ देख लीजिए। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। कब की बात है? ये बात है आप देखेंगे कब की, 1 नवंबर सन 2000 की। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। और इसकी सीमा आप देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। यहाँ भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भूपेश बघेल। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? छत्तीसगढ़। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। आप देखते हैं कि लेकिन अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या? अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण से आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। क्या? माओवाद भी कहते हैं। जाति जनगणना पर क्रोनोलॉजी से कांग्रेस पर घेरा कसेगी भाजपा। और कर्नाटक में सिद्धरामैया ने भी 3 साल तक प्रकाशित नहीं की रिपोर्ट। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, आजकल जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है। ये पहली बार अंतिम बार कब हुई थी? 1931 में आंकड़े जारी हुए थे। 2011 में भी गणना हुई थी, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आए। कहते हैं कि आंकड़े में कुछ कमियां थी, इसलिए सामने नहीं लाए गए हैं। और जनगणना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में होती है। पहली बार 1972 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। फिर नियमित जनगणना 1872 1881 में हुई थी नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी याद रखिएगा जनगणना। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं।
इन्हें भी देख लिया करिएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत 26 को सुनाएगी निर्णय। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और पूर्व उप मुख्यमंत्री की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुरक्षित रखा है निर्णय। आबकारी नीति घोटाले में इनका भी नाम जुड़ा हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है क्या? गैर कानूनी तरीके से आय करना, व्यय करना। ठीक है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए नहीं लागू होगा, 10% होता 10% आरक्षण का प्रावधान। एक याचिका पर मौखिक रूप से जवाब देते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने हाईकोर्ट को किया सूचित। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें मिल रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीयू के आदेश में दिमाग का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने के आरोप में एसयूआई सचिव को परीक्षा देने से रोकने के आदेश पर टिप्पणी की है। ये आप देखिए 2002 के गुजरात दंगों पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बाल वाटिका कक्षाओं का इंतजार। राजधानी में 1067 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें आप देखें 442 सर्वोदय स्कूल आपको देखने को मिलेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यह लागू नहीं किया जा सका। दुरुस्त होंगे 111 फुट ओवर ब्रिज और बदली जाएगी लिफ्ट और एस्केलेटर। आप देखेंगे दिल्ली के 2 दर्जन से अधिक लिफ्ट और एस्केलेटर बरसों से खराब पड़े थे। परिवहन की तस्वीर बदल सकता है बस खरीद का नया मॉडल। केंद्र ने राज्य परिवहन निगम को शून्य खर्च पर बसें उपलब्ध कराने का दिया प्रस्ताव। और बसों की फाइनेंसिंग के इस मॉडल में केंद्र सरकार को भी नहीं करना होगा कोई खर्च। राज्यों के परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में हुआ था ऐसे प्रस्ताव पर विचार विमर्श। अच्छी बात है। दशकों तक सुरक्षित ड्राइविंग करने वाले असली हीरो सम्मानित हुए हैं। दुर्घटना मुक्त करियर वाले सरकारी बस संचालक पहली बार हुए सम्मानित। अच्छी बात है। आप देखेंगे के रंगा रेड्डी तेलंगाना के और अशरफ मोहम्मद ये आप देखें उड़ीसा के हैं। तो आजकल आप ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, चिंताजनक स्थिति है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी पारंगत होंगे विश्वविद्यालय के शिक्षक। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव। यह प्रशिक्षण इंडक्शन और रिफ्रेशर दोनों कोर्सों के दौरान दिया जाएगा। कोर्सों के दौरान यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, प्रत्येक विषय के शिक्षक को उससे जुड़े भारतीय ज्ञान से कराया जाएगा परिचित। और प्रशिक्षण की कुल अवधि में से कम 10% समय भारतीय ज्ञान परंपराओं को दिए जाने का प्रस्ताव करने की बात हो रही है। एसएससी एमटीएस की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। ये जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। ये अच्छी पहल है। आप देखेंगे अगर आप देखिए स्थानीय भाषाओं में होती है, क्षेत्रीय भाषाओं में होती है, तो स्टूडेंट को और अच्छी मदद मिलेगी एक तरह से। ठीक है। एक हत्या से नहीं हो सकती है बिल्किस बानो मामले की तुलना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मामले की दोषियों की समय पूर्व रिहाई मामले में टिप्पणी की है और कहा आसमान के साथ नहीं किया जा सकता है समान व्यवहार। और सजा में छूट पर विचार करने में जनहित का रखना चाहिए ध्यान। केंद्र की मंजूरी का यह मतलब नहीं कि राज्य अपना दिमाग ना लगाए। एक बात आपको मालूम बता दूं कि आपने देखा होगा कि जो 2002 के गुजरात दंगे थे, उस दौरान एक बिल्गिस बानो महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसके परिवार को मार दिया गया था। तो उसी के जो दोषी थे वो अभी कुछ समय पहले रिहा कर दिए गए थे। तो उसी को लेकर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। और अगर गुजरात को आप लोग देखना चाहें तो देखिए, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान और राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात में विधानसभा की सीटें 182 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? गुजरात फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। मुस्लिम कोटे खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा, आप देखेंगे 25 को सुनवाई। या कर्नाटक में आप देखें 4% आरक्षण था ना, उसे खत्म करने की बात हुई है। भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य को
सर्वोच्चता प्राथमिकता देकर विशेषज्ञता हासिल की है। ये लुइगी डी एक्विनो कह रहे हैं। यूनिसेफ इंडिया के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा है, ये बात कही है। यूनिसेफ इंडिया के स्वास्थ्य प्रमुख ने की भारत की प्रशंसा, कहा कोरोना ने डिजिटल सेवाओं की क्षमता का एहसास किया है और कोविन ऐप से लाखों लोगों को उपलब्ध कराई गई कोरोना रोधी वैक्सीन। एक बात और आपको बता दूं, यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए। यूनिसेफ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके बारे में बताएं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है। पुलवामा हमले की जवाबदेही तय करने के लिए श्वेत पत्र लाए सरकार, कांग्रेस कह रही है। आप देखेंगे अभी हाल ही में जो यहाँ के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने जिस तरह से आप देखिए आरोप लगाए कि पुलवामा हमले को रोका जा सकता था, अगर आप देखिए उन्हें कुछ शक्तियां मिली होती या उनकी बातें मानी गई होती, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं सब बातें हो रही हैं। वायुसेना की ताकत का उदाहरण था बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायुसेना प्रमुख ने कहा है। और भविष्य की पीढ़ियों को बांध कर नहीं रख सकते, जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं हमारे। ट्रांसजेंडर एक्ट में सारे अधिकार संरक्षित है, एस जी साहब कह रहे हैं। सवाल यह नहीं कि आपका जन्नांग क्या है, यह मुद्दा कहीं अधिक जटिल है कि बात यही है। इसलिए जब स्पेशल मैरिज एक्ट पुरुष और महिला की बात करता है, तब भी पुरुष और महिला की धारणा पूर्ण रूप से जन्नांगों पर आधारित नहीं है। तो समलैंगिक विवाह पर अपनी बातें कह रहे हैं। फाइनल फैसला आने दीजिए, क्या होता है हम लोग देखेंगे। जरा सी धनिया के लिए ना नुकुर, इसके भाव बढ़े हैं या सब्जी के, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है। आपकी सोच पूछी जाती है कि कार्टून कह क्या रहा है, विचार पूछे जाते हो तो बताया करिए नीचे। दलित पिछड़ों पर विपक्ष की बाजी, भाजपा ने फेंका काम का पत्ता। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे देश में चुनाव ही इसी मुद्दों पर होते हैं, दलित पिछड़ों, धर्म, समुदाय के आधार पर। हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कभी चुनावी मुद्दे ही नहीं बने। तो जातीय जनगणना के दाव को विफल करने का प्रयास, गिनाए मोदी सरकार के कल्याणकारी निर्णय। ये योजनाएं गिनाकर स्पष्ट संदेश विपक्षी दल कर रहे हैं, कोरी राजनीति, वंचितों के लिए चिंतित है भाजपा। और आपको बताऊं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इसने जाति आधारित जनगणना की कभी बात नहीं की। और आप देखिए जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में थी, जीएसटी के विरोध में थी। आप समझ रहे हैं? आज आप देखिए कि उसी के समय जीएसटी लाया गया 2017 में। तो राजनीतिक पार्टी के जब सत्ता में होती तो उनके कुछ और विचार होते हैं, और जब विपक्ष में रहती तो कुछ और विचार होते हैं। ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग को संदेश क्या है? प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना से प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक ओबीसी विद्यार्थियों को 75,000 से 1,25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल करना आसान हो गया है। पहले 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन कराना अनिवार्य था, अब एक अधिकारी और 100 घोषित हलफनामा ही काफी है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 3,13,316 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा ओबीसी वर्ग के युवाओं का भविष्य संवार रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यह बड़ा कदम है। 27 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। नवोदय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय आदि में 27% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संदेश, पीएम दक्ष योजना में हाशिए पर रह रहे समाज को सशक्त बनाया जा रहा है। और योजना के तहत 8,909 प्रशिक्षुओं को का कौशल प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 2022-23 का लक्ष्य 20,600 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। पीएम दक्ष योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रति प्रशिक्षु 1,000 से 1,500 रुपये वजीफा, प्रति प्रशिक्षु 3,000 रुपये का मुआवजा और प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और साक्षरता दर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। और अनुसूचित जाति के गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। और साक्षरता दर बढ़ाने एवं स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 50,934 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। और अनुसूचित जाति जनजाति को स्टैंड अप इंडिया योजना सशक्त बना रही है। 7,558 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों में आवंटित की गई है। ये आप देखिए, ये सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां, जो सरकार योजनाएं लाई गई हैं उनके बारे में बताया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री वर्ला ने कहा कि 2014 के बाद देश में सुरक्षित हैं ईसाई। केंद्रीय मंत्री साहब हैं। कर्नाटक में चुनावी रणनीति को उधार देंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। नामांकन तारीख खत्म होने के बाद बैठकों में हिस्सा लेंगे और रोड शो भी करेंगे। एक बार कर्नाटक चलिए आप लोग। ये आप देखिए कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में अगर आप देखें तो 224 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये चुनाव करवाता कौन है विधानसभा के? ये आप लोगों को बताना है। उसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिएगा। कब इसकी स्थापना हुई, किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है। ये सवाल आप लोगों के। चलिए अभी आप देखिए, आदिवासी विधायकों ने राजस्थान में भील प्रदेश की मांग की। देखिए, सूडान संकट को लेकर कांग्रेस पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, जो हमारी चप्पल उठाने को औकात नहीं रखते, बेकाफिले में चल रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधि की ओर संकेत करते हुए टिप्पणी की है। ये आप लोग देखेंगे, ये मेनका गांधी के बेटे हैं। मेनका गांधी भी सांसद हैं, लेकिन वरुण गांधी आप देखें कि अलग, वो उन्हें जो अच्छा लगता है किसानों के मुद्दे पर, आप देखें उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं लिया था, किसानों का पक्ष लिया था। तो अपने बोलते हैं, याद रखिए। एक के बाद एक के मुकाबले एक महागठबंधन उत्साहित, राजद को डर है। ये आप लोग देखेंगे, बिहार में 2014 बाद 2015 के गणित के आधार पर महागठबंधन उत्साहित, राजद खोजने लगा काट। विपक्ष का साझा प्रत्याशी होने पर भाजपा को अपनी व लोजपा की सीटें बचाने में हो सकती है परेशानी। देखिए, बिहार में आप देखते हैं कि नीतीश कुमार और भी इनके सहयोगी दल थे बीजेपी की, वो चले गए हैं आरजेडी कांग्रेस के साथ। अगर ये गठबंधन रहता है चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक, लोकसभा, तो बेशक आप देखिए कि बीजेपी को नुकसान यहां उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद ममता ने शाह को किया था फोन, ये शुभेंदु कह रहे हैं। चलिए, अमूल के आविष्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, अमूल के बहिष्कार की, ये भूपेंद्र पटेल कह रहे हैं। ये आप देखिए, ये आपने देखा है कि उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद आप देखिए कि अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए लाया गया था। फिर आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने उसकी भी हत्या कर दी है गोली मारकर। तो वही सब चल रहा है। उसकी पत्नी अभी भी आप देखें फरार है। तो ये सब चल रहा है, चलने दीजिए। चलिए आप लोग देखते रहिए। उत्तर भारत में लू के थपेड़े, प्रयागराज में पारा 44.2% डिग्री पहुंच चुका है, और प्रयागराज में ये हत्याकांड हुआ है। तो वैसे भी आप देखते हैं कि क्या पारा वहां का चढ़ा हुआ है। जो बाहर चले गए उन्हें वापस लाना होगा, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जात पात ऊंची नीच की दृष्टि से देखने की जो आदत है उसे बदलना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं आरएसएस के। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी, और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अपराध रोकने को होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का इस्तेमाल, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। पीएम के विजन के अनुरूप आंतरिक सुरक्षा के प्रारूप तैयार करने के लिए चिंतन बैठक हुई है, और गृह मंत्री ने महिलाओं, बच्चों और कमजोर तबके के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। बाबा साहब के अपमान पर विरोध करने वाले 18 पर दर्ज एफआईआर निरस्त हुई है। वो कोई कह रहा था ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सख्ती के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस तरह के आयोगों के बारे में भी याद रखा करिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ना, इसी की बात हो रही है। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338
पढ़िए, इस आयोग से संबंधित ही है, ठीक है। और अनुसूचित जातियों की हितों की रक्षा के लिए काम करता है ये भारत में, और एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था, और इस विशेष अधिकारी को आयुक्त के रूप में नामित किया जाता था। फिर आपने देखा होगा 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में, और 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुस्तरीय सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था, और फिर आप देखते हैं 89वां संविधान संशोधन होता है, और इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और आप देखते हैं कि अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे पहले कानून मंत्री थे, और आप देखते हैं कि संविधान का जनक उन्हें माना जाता है, लेकिन लोग कुछ होते हैं जो विरोध करने को करते हैं। शारदा माता मंदिर परिसर से 3 मुस्लिम कर्मियों को हटाने का आदेश धर्मस्व विभाग ने सतना कलेक्टर को भेजा। ये आप देखेंगे पत्र, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा चीता ओवान, यहाँ मौजूद तेंदुओं से खतरा। ये आप देखिए कूनू नेशनल पार्क की बात हो रही है। ये नोटिस के जवाब में अमृत सैन ने कहा शांति व्यवस्था बहाल हो। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की ओर से घर पर लगाए गए नोटिस के जवाब में नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनके बीच काफी यहाँ चल रहा है मामला ये, ठीक है। बलजीत और अर्जुन ने दृढ़ इच्छा शक्ति से पिघला दी बर्फ। बेस कैंप लौटते समय सांस लेने में हुई थी दिक्कत, और बाद में हो गई थी लापता। नोएडा के पर्वतरोही अर्जुन वाजपेयी भी फंसे थे, इसी चोटी पर बचाए गए। ये माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि जो नेपाल में आप लोग देखते हैं ना, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और कहीं आप देखते हैं 8,850 मीटर भी आप लोगों को लिखी देखने को मिल जाती है। नेपाल में देखने को मिलेगी तो आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी नेपाल से लगती है। बलजीत ने 19 वर्ष की आयु में पर्वतारोहण शुरू किया है, और सबसे पहले मनाली के देओप टेप्पा पर चढ़ाई की, और इसके बाद माउंट पमोरी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बलजीत माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम आयु की भारतीय महिला है, सबसे कम आयु की। और 2022 में ही बलजीत कौर ने कंचनजंगा माउंट ल्योत्सो को भी फतह कर लिया है। उन्होंने 28 अप्रैल 2022 को अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई की थी। इस बार उनका दूसरा प्रयास था। माउंट लेत्सो अभियान पूरा करने के बाद वह एक ही मौसम में 8,000 मीटर ऊंची 4 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है। इस शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक का नाम होगी सीबीआई जांच। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो हुआ है घोटाला, उसी की बात हो रही है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, और आपको देखने को नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, आप देखेंगे झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर। और आप देखें सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोरोना संक्रमण के भय के चक्र को तोड़ने की जरूरत है, मांडविया साहब कह रहे हैं। और याद रखिए कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो अपना अपने परिवार का ख्याल जरूर आपको रखना चाहिए। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन के मामले की जांच करेगी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। और कोलकाता में सीबीआई ने कस्टम के अधीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। कुत्तों को भी मिला मूल निवासी का अधिकार, भगाया नहीं जा सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की नई नियमावली अधिसूचित हुई है, और स्थानीय निकायों से कहा गया कि नियमों को अक्षरशः क्रियान्वित करें। देख लीजिए, ये आप देखेंगे
पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए देश में पहली बार 1960 में पशु क्रूरता निवारण निवारण अधिनियम लाया गया था। केंद्र सरकार ने इसी अधिनियम के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 को अधिसूचित किया है। तो इनके पास भी निवासी का अधिकार होगा। राजस्थान के आप देखेंगे, असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध प्रदर्शन और माओवादियों से कथित संबंधों से जुड़े मामले में। पंजाब में किसानों ने 4 घंटे 21 जगह रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। 20 ट्रेनें रद्द हुई हैं। खराब गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में कटौती का विरोध कर रहे हैं किसान। अब देखिए, हमारे देश के किसानों की सबसे बुरी हालत रहती है। बेचारे बरसात ज़्यादा हो जाती तब उनकी आप देखते हैं फसलें बर्बाद हो जाती है। ज़्यादा बरसात हो जाए, कम पानी बरसे, अनाज फल सब्जी के बाद अब बाजार में मिलेगा जैविक दूध। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से की है पहली बड़ी पहल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और पशुपालन विभाग का भी मिल रहा है साथ। देख लीजिए इस तरह से। व्यापम घोटाले में आरोपितों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। चलिए ये भी याद रखिए, जहां देखो वहां घोटाले घोटाले घोटाले। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद देते हैं। आपको एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। चीनी विस्तारवाद का नया हथियार। एक बात आपको बताऊं, एक समय जो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी, विस्तारवादी नीति, उसी तरह आजकल किसकी, चाइना की देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से हमारी सीमा लगती है। लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर अवैध गांव इसने बना लिए हैं। और आपको बता दूं कि जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है, लगभग सभी से उसका सीमा विवाद बना हुआ है। तो कूटनीति में जितना महत्व बात का होता है, उतना ही उस स्थान और प्रसंग का भी होता है जहां वह कही जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने हालिया चीन यात्रा से लौटते समय यूरोपीय अखबारों को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यूरोप को स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या ताइवान के संकट का गहराना हमारे हित में है या नहीं। सबसे बुरा यह सोचना होगा कि हम यूरोप वाले इस मुद्दे पर पिछलग्गू बन जाए और अमेरिका के एजेंडे और चीन की अनावश्यक प्रतिक्रिया के इशारों पर चले। सैद्धांतिक रूप से देखें तो मैक्रो ने कुछ गलत नहीं कहा। भारत भी सदैव गुटनिरपेक्षता की राह का अनुगामी रहा है। हाल के वर्षों में चीन, रूस और अब खाड़ी देशों के बीच देश भी बहुध्रुवीय दुनिया की बात करने लगे हैं। और फ्रांस लंबे समय से यूरोप की एक स्वायत्त विदेश नीति की बात करता रहा है। पिछले सदी के 7वें दशक में शीत युद्ध के दौरान सार्ल डे गॉल ने अमेरिकी खेमे की परवाह न करते हुए माओ के चीन को मान्यता दी थी। और हालांकि शी जिनपिंग का चीन माओ का चीन नहीं है, यह वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन की बात हो रही है। उसे वह सहंकार शस्त्रास्त्रों से लैस कर शक्तिशाली बनाने और चारों तरफ पांव पसारने की योजना में लगा हुआ है। और उसने भारत से अक्साई चीन पठार छीन रखा है। पाकिस्तान से काराकोरम पट्टी ले रखी है और जिस पर काराकोरम हाईवे बना लिया है। और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताता रहता है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक सीमा के अतिक्रमण और आसन्न बर्फ क्षेत्र को हड़पने की ताक में रहता है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन का टोही अड्डा बनने की भी खबरें आती हैं। और संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के फैसले को ताक पर रखते हुए उसने दक्षिण चीन सागर के स्पेटली द्वीप समूह को फिलीपींस और वियतनाम से छीनकर वहां अपने अड्डे बना लिए हैं। पिछले 75 वर्षों से उसने ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को रोक रखा है। उसे अपना प्रांत बताकर हड़पने को बेताब है। और ऐसी घड़ी में जब ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन और अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मकार्थी की भेंट से नाराज होकर चीन ताइवान की समुद्री नाकेबंदी का युद्धाभ्यास कर रहा था, तब मैक्रो का यह कहना ऐसे संगठनों में उलझना जो हमारी नहीं है, यूरोप के लिए फंदे में फंसने जैसा होगा। उनके ही मित्र देशों को कतई रास नहीं आया। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरावित्स्की ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ पश्चिमी नेता हर किसी के साथ सहयोग के सपने देखते हैं।
रूस हो या फिर सुदूर पूर्व की ताकतें। जबकि हकीकत यह है कि यूरोपीय सुरक्षा की असली आधारशिला उसका अमेरिका के साथ गठबंधन है। यह भी एक तथ्य है कि तानाशाहों के इरादे बदलने के लिए उनकी मांगे मान लेने की गलती करते हुए यूरोप के नेताओं को 95 साल बीत चुके हैं। 1938 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया की जर्मन आबादी वाले इलाके देकर उसके इरादे बदलने की कोशिश की थी। हाल में जॉर्जिया और यूक्रेन के प्रांतों पर रूसी कब्जे के बाद यूरोपीय देशों ने 2008-2015 के शांति समझौते से पुतिन के इरादे बदलने के प्रयास किए हैं। अब मैक्रो अपनी सामाजिक स्वायत्तता के जरिए जिनपिंग को संकेत देना चाहते हैं कि ताइवान के संकट को वह यूरोप का संकट नहीं मानते हैं और इसमें वे अमेरिका के साथ नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद इससे आश्वस्त होकर जिनपिंग पुतिन पर दबाव डाल के यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और ताइवान को घेरना बंद कर देंगे। वहीं इतिहास का अनुभव बताता है कि विस्तारवादी इरादों को समवेत स्वर में बोले बिना नहीं रोका जा सकता है। उधर मैक्रो के सामरिक स्वायत्तता के बयानों पर अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह ताइवान की प्रभु सत्ता का संकट मैक्रो और उनके यूरोप को दूर की लड़ाई लगता है, जिसमें अमेरिका का साथ देना उसका पीछे लग्गू बनता है, तो यदि अमेरिका को भी यूक्रेन के अस्तित्व का संकट या यूरोप के किसी और देश का संकट दूर की लड़ाई लगने लगे तो क्या होगा? पुतिन के रूस की तरह बेलगाम होते परमाणु और वीटो शक्ति संपन्न देश पर अंकुश लगाने का दुनिया के पास आर्थिक प्रतिबंध के रूप में ही एक हथियार बचा हुआ है। यह रूस के विरुद्ध पूरी तरह कारगर नहीं रहा है, क्योंकि रूस के पास ऊर्जा और अनाज जैसी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता था। साथ ही चीन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस के साथ मिलकर अपना गठजोड़ मजबूत किया है और जिससे अमेरिकी खेमे का मुकाबला किया जा सके, और खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को भी इस खेमे में शामिल किया जा रहा है। वैसे चीन का तुरुप का पत्ता अपने मुद्रा युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में खड़ा करना है और उसने रूस, खाड़ी देशों और ब्राजील को युआन में व्यापार करने के लिए राजी कर लिया है। युआन अंतर्राष्ट्रीय साख वाली उन मुद्राओं में भी शामिल है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को रिजर्व संपत्ति रखी जाती है। युआन के व्यापार की मुद्रा बनने से चीन को असली लाभ यह होगा कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी भविष्य में यदि चीन ने ताइवान पर हमला करने या भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की तो परमाणु और वीटो शक्ति होने के कारण उस पर ना कूटनीति चलेगी, ना सैन्य शक्ति चलेगा, ना ही आर्थिक प्रतिबंध कारगर होंगे। और गनीमत है कि युआन को डॉलर और यूरो जैसी साख को हासिल करने में अभी बहुत लंबा समय रास्ता तय करना होगा। आज तक चीन जैसी किसी अपारदर्शी कड़े पूंजी नियंत्रण वाली तानाशाही अर्थव्यवस्था की मुद्रा की साख डॉलर और यूरो जैसी नहीं बन पाई है। चीन में बड़े बड़े पूंजीपति और उनकी पूंजी रातों रात गायब हो जाना आम बात है, और जिसके चलते युआन का डॉलर का विकल्प बनना अभी तो संभव नहीं लगता है, लेकिन यदि संभव हो जाता है तो वह भारत के हित में नहीं होगा। लेखक हैं बीबीसी के हिंदी के पूर्व संपादक हैं, शिवकांत शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और देखिए आप लोग जो अक्साई जो तिब्बत देखते हैं आप लोग, ये पहले आज़ाद देश हुआ करता था और आप देखिए कि ये बाद में चाइना ने क्या कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। अगर मान लीजिए कि चाइना इस पर कब्जा ना किया होता तो हमारी तो सीमा ही नहीं लगती चाइना से, और जब सीमा न लगती तो हमारा लद्दाख को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई विवाद ही नहीं रहता। ठीक है। और यह एक और संगठन की बात हुई है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में सहायता करना इस संगठन का उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ, ये आप देखिए, कानून के शासन का झुंझुना। जब तक कानून का शासन माफिया तत्वों के सामने असहाय रहेगा तब तक उस पर जनता का भरोसा बहाल नहीं हो सकता है। चलिए, अभी आप देख रहे हैं जो हत्याएं हुई हैं उसी को लेकर लिखा जा रहा है। यहाँ भी एक कॉलम लिखा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। अभिमान का त्याग, अहंकार परछाई की तरह अंत तक साथ नहीं छोड़ता है। धन का अहंकार, रूप का अहंकार, शक्ति का अहंकार प्रकट रूप में रहता है। चलिए देखा करिएगा,
और अहंकार से तो बचने की जितनी कोशिश की जाए उतना ही फायदेमंद है। ये जाति आधारित जनगणना, कांग्रेस भी आप देखिए इस पर जाति आधारित जनगणना की मांग करने लगी है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मौसम की चुनौतियां, मौसम के तेवर चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंताजनक यह है कि तंत्र में इस चुनौतियों से पार पाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। चलिए, चार धाम यात्राएं की तैयारी भी चल रही है। पानीपत से पोरबंदर तक हरित दीवार, बदलती जलवायु से मुकाबला करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में हरियाली की दीवार विकसित की जा रही है। और हाल ही में केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हरियाणा के टिकली गांव से महत्वाकांक्षी अरावली हरित दीवार परियोजना का आरंभ किया है। और यह परियोजना चीन और अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट की तर्ज पर विकसित की जाएगी। और इसका उद्देश्य अरावली से समुद्र 1400 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का हरा भरा बनाना है। मरुस्थलीकरण रोकने और वनीकरण को बढ़ावा देती है यह परियोजना। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ केंद्र सरकार की एक अनूठी पहल है। अच्छी बात है, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी आप लोग देख लिया करिएगा। अंगदान जरूरी है, ये भी। ये आप देखें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत। भारत के नेतृत्व में आयोजित G20 के वार्षिक सम्मेलन में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों बहुत चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा एक अनिवार्यता शर्त है। सामाजिक सुरक्षा का स्तर गरीबी, असमानता और जातिगत एवं लैंगिक भेद को खत्म करने का सबसे प्रमुख जरिया है। और इससे असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में रूपांतरित करने में सहायता मिलेगी। और G20 सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक बेहतरीन मंच साबित हो सकता है। यहाँ G20 के बारे में आप लोग बताइएगा, ग्रुप ऑफ 20 के बारे में कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके सतत विकास लक्ष्य है ना, उन्हें जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। वो आपके प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो या निबंध आप लोग लिख रहे हो, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं, अच्छा आंसर लिखने में आपको सपोर्ट करते हैं। तो उन सभी को आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिएगा। चलिए, ये आप देखिए जन सेवा के दल बदल, एक खरी खरी तंज कसे जाते हैं जो नेता दल बदल करते हैं ना, उन्हीं को लेकर। क्या थम पाएगा कांग्रेस का कल है? अब देखिए कांग्रेस की तो बात ही अलग है। हर राज्य में आप जाएंगे 2 खेमे देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। विरासत की ओर लौटता भारत। आज़ादी के अमृत काल में भारतीय समाज आज अपनी शक्ति को पहचान रहा है और अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहा है। चलिए, टिम कुक ने मुंबई में ग्राहकों के लिए खोला पहले एप्पल स्टोर का दरवाजा। और 25 वर्ष बाद भारत में खुला आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का स्टोर। और गुरुवार को दिल्ली के साकेत में ग्राहकों के लिए खोला जाएगा दूसरा स्टोर। और स्टोर में प्रवेश के लिए सोमवार रात से ही लाइन में लगे थे सैकड़ों ग्राहक। देख लीजिए, 10 लाख नौकरियां सृजित की गई हैं। अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियां नहीं खोल पाएंगी अपना स्टोर। चलिए, पहले ग्राहकों को 15 घंटे बाद मिला प्रवेश, पहले ग्राहक को। तो अब यहाँ आप लोग खरीदते होंगे। फरवरी में ESIC से 16.03 लाख नए सदस्य जुड़े कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। ठीक है, मॉडल बिल्डर वायर एग्रीमेंट के लिए बनेगी समिति। ये पिछले साल 21% बढ़ा अदानी समूह पर कर्ज। एलन मस्क ने की ट्रूथ GPT बनाने की घोषणा। ट्विटर के CEO है ना, वही आप देखते हैं मस्क साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रखते हुए ट्रूथ GPT बनाने की घोषणा कर रहे हैं। चलिए, आप लोग देखिए कि GPT ऐसा एक कहा जा रहा है कि आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे, ये बड़ा सटीक आंसर देगा। दूर होगी रुपये रूबल में कारोबार की दिक्कत। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में स्थानीय मुद्रा में कारोबार को लेकर हो रही है बातचीत। और जब आप देखिए स्थानीय रुपये में यानी कि पैसे में, अगर हमारे रुपये में आप देखते हैं कि क्या होगी, हमारी खरीद फरोख्त होगी, हमारे जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो उससे हमें डॉलर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। और जो रुपए की क्रय शक्ति गिरती जा रही है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बांस से एथेनॉल बनाएगी NTPC। चलिए,
होम लोन और बढ़ने से प्रभावित होगी बिक्री। जमानत पर छूटे आरोपियों ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का घर फूंका, बेटा और बहन झुलसी। ये आप देखिए उन्नाव की सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसी की बात हो रही है। ठीक है। छात्रा की यौन उत्पीड़न पर स्कूल कर्मचारी को 20 साल की सजा हुई, हैदराबाद की घटना है। इस तरह के हम लोग डेली खबरें पढ़ते हैं। आप देखिए कहाँ से इस तरह के लोग आते हैं मानसिकता के। भेदभाव को कतई बर्दाश्त ना करें, IIT धर्मेंद्र प्रधान साहब कह रहे, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। NCSC बंगाल में कैदियों की दुर्दशा पर राष्ट्रपति को आप देखते हैं कि सौंपेगा रिपोर्ट, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। मुंबई ब्लास्ट के दोषी को जानकारी दी गई तो देश की सुरक्षा पर पड़ेगा असर, हाईकोर्ट कह रहा है। वर्ष 2006 में के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी एहतेसाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका खारिज की है और सिद्दीकी ने इंडियन मुजाहिदीन पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। बंगाल में फर्जी छापेमारी करने वाले पूर्व सिपाही को ईडी ने किया गिरफ्तार। कॉलेजियम ने 6 अतिरिक्त जजों को स्थायी बनाने की सिफारिश की है। ये आप देखिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, उसी की बात हो रही है। सूडान में सेना और विद्रोही 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। ये आप देखिए सूडान में भी, खार्तूम में भी चल रहा है सब। कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति के 31 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आजकल तख्ता पलट भी बहुत हो रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी ट्विटर। कैलिफोर्निया गुरुद्वारा गोलीबारी में AK-47 के साथ 17 गिरफ्तार हुए हैं। वॉशिंगटन में भारतवंशी डॉक्टर कैंसर सेंटर के सलाहकार नियुक्त किए गए। ये आप देखते हैं शीर्ष भारतवंशी अमेरिकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्तात्रेय डोनोरी को मेमोरियल स्लोआन कैटरिंग कैंसर सेंटर चेन्नई इकाई का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। चीन में आग लगने की 2 अलग घटनाओं में 32 की मौत हुई है। श्रीलंका में चीनी से रिमोट रडार बेस का निर्माण होने से इनकार किया है। आत्मघाती हमले के 4 माह बाद काबुल लौटे पाकिस्तानी राजदूत। ये आप देखिए काबा के समक्ष पड़ी गई नवाज सऊदी अरब में। ठीक है। पाक में ईसा निंदा में चीनी नागरिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजी गई। ईश्वर की निंदा को लेकर बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में जारी आवेदन बढ़ने पर भारतीय छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। उत्तर कोरिया ने मनाया जश्न, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए दुनिया भर में बदनाम। उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के होसोंग क्षेत्र में आम लोगों के लिए एक कितना 10,000 LA फ्लैटों का निर्माण किया है। इसके उद्घाटन समारोह में राजधानी में रोशनी आतिशबाजी से जगमगा उठा। उत्तर कोरिया देखना हो तो ये देख लीजिए, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। रूस में अलेक्सेई नवलनी पर लग सकता है नया आरोप, विपक्षी नेता है ये। व्हाइट हाउस ने ब्राजील मामले को बताया दुष्प्रचार। ये आप देखिए कि ब्राजील द्वारा रूस व चीन को प्राथमिकता देने की बात दुष्प्रचार है। 400 अमेरिकी पोतरोधी मिसाइल खरीदेगा ताइवान। ये आप देखिए ताइवान, ये आपको देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी, चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। आजकल इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। हर अविवाहित बेटी को पिता से उचित विवाह खर्च लेने का अधिकार है, केरल हाईकोर्ट ने कहा है। सेल कंपनियों में धन खपाते थे ऑनलाइन निवेश कराने वाले ठग। 18football.com नाम की वेबसाइट बनाकर निवेशकों से हो रही थी ऑनलाइन ठगी। तो बच के रहा करिएगा, लालच में मत फंसा करिएगा। आजकल इस तरह की भी आप देखिए घटनाएं बहुत हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। और हैदराबाद में गरजे ग्रीन, ये आप देखिए IPL चल रहा है ना, 2008 में जो शुरू हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर IPL में दिलचस्पी होगी क्रिकेट में, तो एक गेंद देख रहे होंगे आप तो। रूड बार्सिलोना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। नॉर्वे के तीसरे वरीय कैस्पर रूड की बात हो रही है। जयसूर्या के 10 विकेट से श्रीलंका ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। चेवेट ने जीती बोस्टन मैराथन। और सरफ ओपन 14 अगस्त से होगा। विश्व सर्फिंग लीग का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सर्फ ओपन का आयोजन भारत में पहली बार मामल्लपुरम में 14 से 20 अगस्त तक होगा। इसमें
मैनचेस्टर सिटी बनेगा विजेता, हॉलैंड बनाएगा रिकॉर्ड, डांस साहब कह रहे हैं। बार्सिलोना रियल के बीच स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता के दिन लदे हुए हैं। स्पेन के दो दिग्गज फुटबॉल क्लब हैं। लिवरपूल को मिली जीत, लिवरपूल ने लीड्स को 6-1 से करारी शिकस्त देकर इंग्लिश प्रीमियर लीग में पिछले 5 मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज की है। गुप्टिल को योजना में शामिल करना चाहिए, स्मिथ कह रहे हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर यान स्मिथ चाहते हैं कि शीर्ष क्रम के अनुभवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल को भारत में इस साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम योजना में फिर से शामिल किया जाए। बायो हैकिंग समझे अपनी सेहत, तन मन की कार्यवाही प्रणाली को समझकर यानी बायो हैकिंग से सेहत व जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। देख लिया करेगा। जरूरी है लीवर का स्वस्थ रहना, स्वच्छता से दूर रहेगा मलेरिया, और गंदगी में ही तो फैलता है। चार धाम में प्लास्टिक कचरा उन्मूलन की पहल करने की बात हो रही है। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के दूरस्थ कोर्सों पर प्रतिबंध लगा है। अयोध्या में राम मंदिर की छत निर्माण में शिलाओं का संयोजन शुरू हो गया है। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। अक्षय तृतीया पर अब की रोहिणी नक्षत्र का सहयोग, ईडी ने कार्ति चिदम्बरम की 11.01 करोड़ की संपत्ति को रुकी है। देख लीजिए, कांग्रेस के नेता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बिहार में शराबबंदी से जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस लिए जाए। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ है बिहार में शराबबंदी, तो वही बात हो रही है। अगर कोई शराब पीते पकड़ा जाता है या शराब लेते पकड़ा जाता है, उसके घर में शराब मिल जाती है, तो उस पर FIR हो जाती है। अब तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने बताया। इसे भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ आप देखें, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है और आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए भी जानकारी मिलती है। पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए में मिली थी सफलता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में आज ही के दिन मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी को उड़ाया था और इस हेलीकॉप्टर को मार्स पार्सिवरेंस रोवर के साथ मंगल पर भेजा गया था। इसका उद्देश्य यह जानना था कि मंगल के वायुमंडल में हेलीकॉप्टर को उड़ाना संभव है या नहीं। इसमें विज्ञानियों को सफलता भी मिली थी। आर्यभट्ट की उड़ान के साथ भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में लगाई छलांग। 1975 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था और 360 किलो वजन वाले इस उपग्रह को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। यह सूर्य से निकलने वाली गामा किरणों एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के लिए बना था। और आपको मालूम होना चाहिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा हंसराज ने रखी थी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की नींव। समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का जन्म 1864 में आज ही बंगाल के होशियारपुर जिले में हुआ था। महर्षि दयानंद के संपर्क में आने के बाद 21 वर्ष की आयु से ही समाज सेवा में जुट गए। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। 1911 में तब बिना वेतन के लिए स्कूल से प्रधानाध्यापक के रूप में जुड़े। आज उनकी प्रेरणा से देश में करीब 800 DAV स्कूलों का संचालन हो रहा है। शिक्षा के साथ अछूतों के उद्धार के लिए भी प्रयास रहे हैं और 14 नवंबर 1938 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उनकी डेथ हो गई थी। प्राचीन कोरल रीफ की खोज। इक्वाडोर के गैलापागोस के संरक्षित समुद्री क्षेत्र में विज्ञानियों ने 400 से 600 मीटर की गहराई में प्राचीन कोरल रीफ की खोज की है, जिसे असाधारण माना जा रहा है। चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन ने खास तरह से डिजाइन किए गए मैनिपुलेटर आर्म को इस्तेमाल किया, जिसके जरिए चट्टानों के नमूने एकत्रित किए। यहाँ बड़ी मात्रा में ठंडे पानी के कोरल, स्क्वाड, लावस्टर्स, एनीमोन बास्केट स्टार्स से हैं। याद है, प्राचीन चट्टानों के पीछे छिपा है पृथ्वी का 2 अरब साल पुराना अतीत। लगभग 2 अरब साल पहले जब हमारे ग्रह का वातावरण ऑक्सीजन से युक्त हो रहा था, तो उस समय पृथ्वी कैसी दिखती थी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के क्रम में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के विज्ञानियों ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के बेम्पली में प्राचीन डोलोमाइट अवशेषों का अध्ययन किया है, जिसमें कई रोचक तथ्य हैं। कभी पृथ्वी भी शुक्र की तरह विषैली थी और शैवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त समय। और डोलोमाइट समुद्री जल का अवशेष, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और हल्का जल उस समय भी मौजूद था यहाँ।
और यह है प्रोटोरोजोइक। ये आप देखिए 2500 से 538.8 मिलियन वर्ष पूर्व के समय अंतराल में फैले एक भूगर्भिक कल्प है। प्रोटोरोजोइक ग्रीक शब्द है। और प्रोटेरो यानी पूर्व, और जोइक मतलब यानी जीवन का। यह पृथ्वी जीवना यह पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति से लेकर जटिल जीवन जैसे तिलोवाइट्स या कोरल के विकास से ठीक पहले तक का समय को कहते हैं। नई नई खोजें होती रहती हैं। पोषक आहार न खाने से विश्व में बड़े टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अनुसंधान हुआ है। अच्छी नींद अस्थमा से रख सकती है दूर, और बिना किसी खलल के 7 से 9 घंटे की नींद से आनुवंशिक जोखिम का प्रभाव भी होता है कम। और खराब नींद से जूझ रहे लोगों में फेफड़ों से जुड़ी इस बीमारी को पनपने का खतरा ज़्यादा है। चलिए ये भी आप देखें। पियानो की धुन पर गाते तोते ने नेटिजन्स को लोभाया। चलिए नई दिल्ली की बात है, ये तो अपना ही देश की। ये आप देखिए खबरों मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर हो या कोई और सब्जेक्ट हो, विस्तार में गहराई में जाकर ही पढ़िएगा। एक एक खबर पर आप लोग अपनी नज़र रखा करिएगा, उसे विस्तार से मत पढ़िए अगर आपको लगता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए हम भी विस्तार से उसी खबर को कवर करते हैं जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपनी राय नीचे जरूर दे सकते हैं।